Hello and welcome. We will be beginning our part of GST. कुछ 2 से 3 लेक्चर में हम GST को थोड़ा डिटेल में समझेंगे. The whole plan of lecture would be such that first I'd be taking up some technical functioning of GST. हम एक hypothetical example लेकर GST एक्चुअली में काम कैसे करता है उसको समझेंगे. ऑफ कोर्स आई विल बी ओवर सिंप्लीफाइंग इट ताकि हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमें चीज़ें समझ में आ जाए. एक बार हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से ट्रांजैक्शन के थ्रू जीएसटी को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जीएसटी से पहले क्या समस्याएं थी और जीएसटी कैसे इन समस्याओं को दूर कर देता है. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड इट विथ वन एग्जांपल, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द कंसेप्चुअल पार्ट, द एकेडमिक पार्ट जो एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे द एडवांटेजेस, द डिसएडवांटेजेस एंड सम फीचर्स ऑफ जीएसटी. ये सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, द ड्रॉबैक्स ऑफ जीएसटी, ये सब काफ़ी बेहतर समझ में आएंगे अगर एक बार हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से पूरा जीएसटी का फंक्शनिंग समझ लेंगे. तो फर्स्ट, with help of notepad I'll be explaining the working of GST, then we will move towards more theoretical and academic part जो कि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अगर ये एक GST का एग्जाम्पल समझ में आ गया तो. So here we begin. Now we will try to understand GST and its technical functioning through notepad, and we will take one hypothetical example of the transactions and try to clarify some of the concepts regarding GST, like what was the model of taxation prior to GST, how GST has now helped. Let us take a hypothetical chain of transactions that is happening. Suppose that you have a timber merchant selling woods to, say, a furniture manufacturer. This furniture manufacturer in turn creates furniture and sells it to, say, furniture retailer. This furniture retailer in turn sells it to, say, end consumer. Now say timber merchant is selling it for ₹100. इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट से 10% का टैक्स लगा देती है, तो ₹10 का टैक्स लगा, मतलब ₹110. इस पर फिर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी 10% का, मान लीजिए, तो ₹11, मतलब टोटल ₹121. आगे ट्रांजैक्शन देखते हैं. मान लीजिए इस फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ने ₹100 की वुड्स लेकर लेबर लगाया, इंजीनियरिंग लगाई, वैल्यू एडिशन करा इन लकड़ियों में, और ₹200 में वो अपनी कुर्सियाँ बेचना चाह रहा है फर्नीचर रिटेलर को. सॉरी, ₹200. जब ये ₹200 में बेचेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट 10% का टैक्सेशन, मतलब ₹20, मतलब ₹220 चार्ज करेगी. फिर स्टेट गवर्नमेंट भी कहाँ पीछे रहेगी, वो भी 10% का टैक्स लगाएगी. तो 220 पर, mind you this, that state government is imposing tax on the final price, this which is coming after central government imposing tax. तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट 10% का टैक्स लगाएगी, मतलब ₹22. तो इट कम्स एट अराउंड ₹242. और ऐसे ही आगे चेन में ट्रांजैक्शन चलता रहता था. इसमें क्या समस्या है, आई होप एक समस्या आप लोगों को समझ में आ रही होगी. वो ये कि टैक्स कास्केडिंग नज़र आ रही है. नाउ व्हाट इज़ दिस टैक्स कास्केडिंग? इट मीन्स टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन टैक्स. हाउ? कंसिडर दिस ₹200. ये जो ₹200 है, एक्चुअली ये ₹200 कैसे बना है? ₹100 की लागत लकड़ियों की जो खरीदी थी
फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ने, और 100 रुपये का वैल्यू एडिशन, राइट। दैट्स वाई द प्राइस ऑफ चेयर्स इज 200 रुपीज़ विच इज़ बीइंग सोल्ड टू फर्नीचर रिटेलर। तो 200 रुपये बना है, 100 रुपये की लागत और 100 रुपये वैल्यू एडिशन। अब बात यह है कि इस 200 पर सेंट्रल गवर्नमेंट 10% के हिसाब से टैक्स लगा रही है, 20%। मतलब इस 200 पर सेंट्रल गवर्नमेंट इज आस्किंग 10% ऑफ टैक्स, क्योंकि जब भी ये कुर्सियाँ बिकेगी सेंट्रल गवर्नमेंट विल आस्क 10% ऑफ टैक्स। तो ये जो 10% लेवी हो रहा है, मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये इस 100 पर 10% लेवी हो रहा है और इस 100 पर 10% लेवी हो रहा है, क्योंकि 200 पर 10% लेवी हो रहा है। ये 200 कुछ भी नहीं है, 100 रुपये जो लागत के थे और 100 रुपये जो वैल्यू एडिशन के हैं। इस पर 10% और इस पर 10%, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी है। वो ये कि ये जो लागत का 100 रुपया है, इस पर तो हम एक बार टैक्स दे चुके हैं। यहाँ पर इस 100 पर 10% टैक्स दिया जा चुका है, लेकिन इस केस में जब 200 रुपये की कुर्सी पर 10% टैक्सेशन लगता है, तब लागत पर भी 10% टैक्स लेवी हो रहा था। So this is a case of tax is imposed on tax and known as tax cascading. एक और जगह टैक्स कास्केडिंग नज़र आएगी, वो यहाँ पर या फिर यहाँ पर। कैसे? I'll just clear it out some things. Now यहाँ पर कैसे टैक्स कास्केडिंग नज़र आ रही है, इस वाले एग्जाम्पल को वापस से मैं यहाँ एलॉबरेट कर रहा हूँ। 100 रुपये की टिम्बर बेची, इस पर 10% के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 रुपये टैक्स लगाया, हुआ 110 रुपये। इस 110 पर फिर स्टेट गवर्नमेंट ने 10% के हिसाब से टैक्स लगाया। जो स्टेट गवर्नमेंट इस 110 रुपये पर 10% के हिसाब से टैक्स लगा रही 11 रुपये, एक्चुअली में व्हाट स्टेट गवर्नमेंट इज़ डूइंग कि इस 100 पर 10% टैक्स लगा रही है, और ये टैक्स का 10 रुपया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है, उस पर भी 10% टैक्सेशन लगाया जा रहा है। इट इज़ अगेन अ केस ऑफ tax cascading because tax is imposed on tax. This was the model which was often followed prior to GST. Now after GST this problem has been solved. कैसे हुई है हम उसे आगे देखेंगे। हम एक और समस्या देख लेते हैं कि GST के आने के पहले एक और किस बात की समस्या नज़र आती थी। Again we will take the same example. Say timber merchant is selling some woods to, say, furniture manufacturer, who in turn is selling ready-made chairs to furniture retailer, who is selling it to consumers. Now this timber merchant is selling 100 rupees of chair to furniture manufacturer. इस पर फ़िलहाल मैं चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग टैक्सेस ना लेकर हम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स ले लेते हैं, वो भी हम यूनिफॉर्म रेट रखते हैं 10%। तो 100 रुपये की वुड्स बेची फर्नीचर मैन्युफैक्चरर को, 10% के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, 110 रुपये टोटल बिल बना। फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ने 200 रुपये की वुड्स बनाई, इस पर स्टेट गवर्नमेंट ने 10% के हिसाब से टैक्स लगाया, 20 रुपये, 220 रुपये। फर्नीचर रिटेलर ने मान लीजिए 3 मार्केटिंग वगैरह करी, शोरूम चलाया, तो 300 रुपये में वो कुर्सियाँ बेची, 30% के हिसाब से टैक्स कलेक्ट करा आम कस्टमर से। नाउ दिस होल ट्रांजैक्शन वाज हैपनिंग विद इन स्टेट। अब जब भी एक स्टेट के अंदर ये ट्रांजैक्शन होता है तब तक तो बात ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर फर्नीचर मैन्युफैक्चरर और फर्नीचर रिटेलर, एक और दूसरी समस्या
जो जीएसटी से पहले नज़र आती थी। यहाँ पर तो हमने दो ही टैक्सेशन दिए हैं, सेंटर और स्टेट। लेकिन ये सेंटर और स्टेट के अपने आप में कई सारे टैक्सेस थे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड टू इम्पोज से कस्टम्स, फिर एक्साइज ड्यूटी, फिर उसके ऊपर में भी सर्विस टैक्स। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट कई प्रकार के टैक्सेस लेवी करती थी, जैसे सेल्स टैक्स, एक्साइज, एडवर्टीजमेंट टैक्स एक्सेट्रा। जब हमने सिर्फ सेंटर का एक और स्टेट का एक टैक्स लिया था, तभी हमने देखा कि बहुत बड़ी समस्या नज़र आ रही थी टैक्स ऑन टैक्स की। यहाँ पर अगर सेंटर मल्टीपल एक के बाद एक के बाद एक टैक्स इम्पोज करता चला जाए और ऐसे स्टेट एक के बाद एक के बाद एक टैक्स इम्पोज करे, तो यू कैन इमेजिन कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। टैक्स ऑन टैक्स, फिर उस पर टैक्स, फिर टैक्स ऑन टैक्स पर टैक्स। इस तरीके से जो फाइनल प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कई गुना बढ़ जाता था, सिर्फ इस बात से कि टैक्स पर भी सरकारें टैक्स लेवी करती थी। विद जीएसटी दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन अगेन सॉल्व। कैसे, उसे भी हम आगे देखेंगे। एक और तीसरी चीज़ जो जीएसटी ने बेहतर करी है और जो पहले समस्या थी, अभी हमने देखा कि जो टैक्स ऑन टैक्स लग रहा था, उसे दूर करने के लिए सरकार एक कंसेप्ट लेकर आई थी टैक्सेशन लगाने का। उसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्सेशन। हम वापस से वही अपना पुराना एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर टैक्स ऑन टैक्स लेवी हो रहा था। जैसे एक टिम्बर मर्चेंट, he sold woods to furniture manufacturer, he in turn sold to furniture retailer and he in turn sold to consumer। 100 रुपये, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि बस एक ही सरकार है जो 10 रुपये का टैक्स लगाती है। फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ये 100 रुपये की वुड्स लेकर 200 रुपये की चेयर बनाता था, उस पर 20 रुपये 10% की दर से टैक्स दे रहा है। फर्नीचर रिटेलर 300 रुपये की में कुर्सियाँ बेचता है एंड कंज्यूमर को और 30 रुपये टैक्स दे रहा है। यहाँ पर जो हमने समस्या देखी वो ये थी कि ये 200 रुपये पर टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि 200 रुपये क्या है, 100 + 100। अगर ये 100 + 100 है, मीन्स ये 100 तो लागत है और 100 रुपये का वैल्यू एडिशन। इस 100 पर तो हम आइडियली टैक्स यहाँ पर दे चुके थे, पर पुराने सिस्टम में टैक्स पर टैक्स लगता था और इस 100 पर यहाँ वापस टैक्स मांगा जाता था 10% की दर से 10 रुपये, और जो नया 100 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ है, कुर्सी बनी है, उस पर वापस से 10%। ये वाला जो 100 रुपये पर नया वैल्यू एडिशन हुआ है, 100 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ है, इस पर तो टैक्स समझ में आता है बनना चाहिए, क्योंकि कुछ नया मैन्युफैक्चरिंग या नई सर्विस डिलीवर हुई है। लेकिन यहाँ पर गैर वाजिब था, तो ये 10 और 10 मिलकर 20 रुपये टैक्सेशन के देने पड़ते थे। आइडियल केस में क्या होना चाहिए, जो वैल्यू एडिशन हुआ है नया, ये 100 रुपये, सिर्फ इस पर टैक्स मांगा जाना चाहिए। यही कंसेप्ट है वैल्यू एडेड टैक्स का, कि वैल्यू एडेड टैक्स प्रोडक्ट की एमआरपी पर टैक्स नहीं मांगेगा। वैल्यू एडेड टैक्स जो वैल्यू का एडिशन हुआ है प्रोडक्ट में, उस पर टैक्स मांगेगा। जैसे इस एग्जांपल में ये 200 रुपये में 100 रुपये पर तो टैक्स दिया जा चुका है, तो इस 200 रुपये पर आइडियली कितना टैक्स बनना चाहिए, 10 रुपये। सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ वैल्यू एडेड टैक्सेशन। ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है? ये 200 था, 100 + 100। नाउ ये जो 200 100 + 100 है, आइडियली ये फर्नीचर मैन्युफैक्चरर जब फर्नीचर रिटेलर को कुर्सियाँ बेचता है, तो फर्नीचर रिटेलर 20 रुपये का टैक्स देगा फर्नीचर मैन्युफैक्चरर को। वाई? क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी जिम्मेदारी होती है सर्विस रिसीवर से टैक्स कलेक्ट करने की, जैसे कौटिल अकेडमी और आप। तो आपने टैक्स, आप सर्विस रिसीवर हैं, जैसे यहाँ पर फर्नीचर रिटेलर सर्विस रिसीवर है, जा इसकी जेब से रहा है, लेकिन इसे कलेक्ट कौन करेगा, सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज कौटिल अकेडमी, मतलब फर्नीचर मैन्युफैक्चरर।
तो ये फर्नीचर मैन्युफैक्चरर 20 रुपए का टैक्स लेकर जीएसटी ऑफिस में जमा कराएगा और जीएसटी वाले बोलेंगे अरे ये जो 20 रुपए आपने जमा कराए हैं इसमें तो टैक्स ऑन टैक्स है, तो हम आपको पिछले 10 रुपए वापस रिफंड कर देते हैं। इनफैक्ट तो क्या होगा, 20 रुपए जीएसटी जमा हुआ लेकिन 10 रुपए वापस मिल जाएंगे, मतलब जो इफ़ेक्टिव टैक्सेशन हुआ वो 10 रुपए हुआ। वही तो हम चाह रहे थे कि जो वैल्यू एडिशन हुआ है सिर्फ उसी पर टैक्स लगे, दैट इज़ 100 पर 10%, 10 रुपए इफेक्टिवली वही टैक्स लगा है। नाउ जो हमने अभी मॉडल देखा उसमें जो ट्रांजैक्शन हो रहा है कि टिम्बर मर्चेंट इज सेलिंग टू फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, इज सेलिंग टू फर्नीचर रिटेलर एंड ही इज सेलिंग टू कंज्यूमर। ये ट्रांजैक्शन मान लीजिए एक स्टेट से एमपी के अंदर ही हो रहा था और जो टैक्सेशन का तरीका लागू था that was value addition taxation. Now वैल्यू एडिशन टैक्सेशन क्यों? क्योंकि हमने देखा जो टैक्स लागू हो रहा है उसमें सिर्फ जो वैल्यू ऐड हो रही है उसी पर सरकारें टैक्स मांग रही थी। ये जीएसटी के पहले भी लागू हो गया था, तो फिर समस्या किस बात की? जीएसटी भी वैल्यू एडिशन टैक्सेशन के तरीके से ही टैक्स लगाया जाता है। तो फिर जीएसटी ने सुधार क्या करा? सुधार इस बात से करा है कि अगर एक ट्रांजैक्शन पूरे राज्य के अंदर ही हो रहा है जैसे ये वाला, तब कोई समस्या नहीं थी जीएसटी के पहले भी। लेकिन अगर ये वैल्यू एडिशन टैक्सेशन का ट्रांजैक्शन आधा एमपी और आधा महाराष्ट्र में होता तब समस्या उत्पन्न हो रही थी। मान लीजिए फर्नीचर टिम्बर मर्चेंट और फर्नीचर मैन्युफैक्चरर एमपी के हैं, लेकिन ये फर्नीचर मैन्युफैक्चरर फर्नीचर रिटेलर को सामान बेचता और जो कि महाराष्ट्र का है, और जो कंज्यूमर को सामान बेचता जो कि भी महाराष्ट्र का है, तब एक समस्या उत्पन्न हो रही थी। क्या समस्या? लेट अस सी। नाउ सपोज दैट एक राज्य के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसा कि हमने देखा 100 रुपये, 10 रुपये का टैक्स, 200 रुपये, 20 रुपये का टैक्स, 300 रुपये, 30 रुपये का टैक्स। यहाँ पर ये फर्नीचर रिटेलर की जेब से 20 रुपये गए थे जो उसने फर्नीचर मैन्युफैक्चरर को वैट वैल्यू एडेड टैक्स के तौर पे जमा करा दिए। फर्नीचर मैन्युफैक्चरर गया वैट ऑफिस मान लीजिए और ये 20 रुपये जमा कराए, लेकिन वैट वाले बोलेंगे कि ये जो 20 रुपये हैं दिस इज़ इसमें टैक्स ऑन टैक्स भी इंक्लूडेड है, तो आप पहले के 10 रुपये वापस ले लीजिए, 10 रुपये उसे वापस कर दिए जाएंगे। तो इफ़ेक्टिवली जो टैक्स लगा वो है हुआ ₹10। वही हम चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि ये जो 200 रुपये है, ये 200 रुपये क्या है? 100 की लागत और 100 का वैल्यू एडिशन। हम वही चाह रहे थे कि जो वैल्यू एडिशन हुआ है 100 रुपये, उस पर आप 10 रुपये का टैक्स ले लीजिए, ये 100 पर मत लीजिए क्योंकि इस पर तो हम पहले ही टैक्स दे चुके हैं। मतलब नेट टैक्स हम चाह रहे थे 10 लगे, वही यहाँ पर हुआ है। This thing works very well if the transaction happens inside, all the transactions happens inside a state, but चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती थी और एक समस्या नज़र आ रही थी अगर इनमें आधा ट्रांजैक्शन राज्य के एक राज्य में और आधा ट्रांजैक्शन एक दूसरे राज्य में हो रहा था। कैसे? अगेन सेम एग्जांपल, टिम्बर मर्चेंट, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, फर्नीचर रिटेलर और एंड कंज्यूमर। मान लीजिए कि ये ट्रांजैक्शन फर्स्ट हाफ का महाराष्ट्र में हो रहा है और ये एमपी में हो रहा है। हम वही रेट सारे ले रहे हैं, 100 रुपये की वुड्स, 10 का टैक्स, 200 की कुर्सी, 20 का टैक्स, 300 की कुर्सी बेची कंज्यूमर को और 30 का टैक्स। इस केस में फर्नीचर मैन्युफैक्चरर महाराष्ट्र का है, फर्नीचर रिटेलर एमपी का है,
एमपी के फर्नीचर रिटेलर ने 20 रुपये वैट वैल्यू एडेड टैक्स के नाम पर फर्नीचर मैन्युफैक्चरर को दिए और उसने ये किस ऑफिस में जमा कराए? महाराष्ट्र वैट के ऑफिस में जमा कराए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जमा कराए। फाइन। फर्नीचर रिटेलर एमपी का है, इसने एमपी के ही कंज्यूमर को बेचा, कंज्यूमर ने 30 रुपये का टैक्स दिया वैट। ये 30 रुपये फर्नीचर रिटेलर ने एमपी के ऑफिस में जमा कराए। जो 30 रुपये एमपी के ऑफिस में जमा कराए हैं, नाउ फर्नीचर रिटेलर विल से कि यहाँ पर तो इस 300 रुपये पर टैक्स ऑन टैक्स लगा है। कैसे? ये 300 रुपये कैसे आया होगा? 200 रुपये की लागत और 100 का वैल्यू एडिशन। मतलब फर्नीचर रिटेलर विल से कि इस 200 पर तो मैं पहले ही टैक्स दे चुका हूँ, आप इस 100 के मेरे वैल्यू एडिशन पर टैक्स ले लीजिए, दैट इज़ 10 रुपीज़। मैं जो 30 रुपये जमा करा रहा हूँ, ये फर्नीचर रिटेलर बोलेगा ये मैं 30 रुपये जमा करा रहा हूँ, इसमें से मुझे 20 रुपये का रिफ़ंड दे दीजिए जो मैं पहले जमा करा चुका हूँ। एमपी गवर्नमेंट को फर्नीचर रिटेलर कुछ इस तरीके से बोलेगा। एमपी गवर्नमेंट क्या बोलेगी? कौन से 20 रुपये? वाई? क्योंकि जो 20 रुपये इस फर्नीचर रिटेलर ने दिए थे वो तो जमा हो गए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास। तो इस तरीके से इंटर स्टेट ट्रेड में ये समस्या नज़र आ रही थी कि जो वैल्यू एडेड टैक्सेशन की चेन है वो एंड कंज्यूमर तक फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रही थी। और ऐसी स्थिति में अगर इस फर्नीचर रिटेलर को 20 रुपये का रिफ़ंड नहीं मिलेगा तो वो कंज्यूमर से 20 रुपये और ज़्यादा चार्ज करेगा और इस कारण से इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में प्राइसेस बढ़ जाया करते थे। GST has solved this problem. How it has solved this problem, we will see in next lecture. Please, it is a complex concept. The concepts which I am explaining here are too technical. ये पूछा नहीं जाएगा, इसका analysis पूछा जाएगा. So this was about the hypothetical example कि क्यों GST लाने की ज़रूरत पड़ी, या फिर हम कह सकते हैं कि GST से पहले टैक्सेशन को रिलेटेड, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं थी। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। इस तरीके से आपसे GST की फंक्शनिंग नहीं पूछी जाएगी। जो पूछा जाएगा वो है GST के एकेडमिक कंसेप्ट्स, इट्स बेनिफिट्स, द प्रॉब्लम्स, द फीचर्स। ये काफ़ी बेहतर समझ में आएंगे अगर जो आज हमने एग्जाम्पल देखा है इसे आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लें। तो एक बार में समझ में नहीं आता, इट इज़ अ बिट ऑफ टेक्निकल कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, सो प्लीज़ रिवाइज इट 2 to 3 times एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स मोर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव में पूछा जाएगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी लुकिंग एट द फंक्शनिंग ऑफ GST। आज हमने देखा कि GST लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसी एग्जाम्पल से हम GST की फंक्शनिंग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।